प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क, अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता का यह कोर्स की इस यात्रा के हम चतुर्थ पड़ाव पर हैं और इस पड़ाव का यह पहला व्याख्यान जिसपे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उन बिंदुओं की जो मूल रूप से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या आर्थिक पर्यावरण की बात करता है। ये भाग 1 है। इसके बाद हम दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। इससे पहले प्रथम भाग में हम बात करने वाले हैं। प्रथम भाग के इस प्रथम व्याख्यान में हम जो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या आर्थिक विकास की बात करेंगे। और अन्य बिंदु जिन पर हम प्रकाश डालेंगे वे है भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय, बात करेंगे क्या आशय है और क्या परिभाषाएं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या आर्थिक विकास की, क्या इसके फीचर्स या इसके क्या गुण हो सकते हैं, और अंत में हम इसका समापन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उसमें क्या भिन्नता है और क्या समानता है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर एक एक करके प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो जैसा कि हम सभी को विदित है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होने के नाते यहाँ पर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो उपस्थिति वह एक साथ पाते हैं। केवल पब्लिक और प्राइवेट का साथ होना ही मिश्रित होने का एक लक्षण नहीं है, बल्कि मूल रूप से जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार पूंजीवादी और समाजवादी चिंतन की जो धाराएं हैं, जब वे साथ साथ चलती है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कितना अंश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होगा, कितना अंश समाजवादी अर्थव्यवस्था का होगा, ये मूल रूप से सरकारों की अपनी राजनीतिक सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कि कोई एक राजनीतिक राजसत्ता है जो समाजवाद से बहुत अधिक प्रेरित है, तो उसका चिंतन समाजवाद की तरफ, उसका झुकाव समाजवाद की तरफ अधिक होगा। वही दूसरी ओर जो विकास, आर्थिक विकास और विकास के अन्य पैमानों पर अधिक ध्यान देना पसंद करते हैं, उनका जो मूल लक्ष्य होगा वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ झुकाव अधिक होगा। तो ये जो प्रपोर्शन है, इसका न्यूनाधिक होना सरकारों की राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा और उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में समूचे विश्व के समक्ष आकर खड़ा हुआ है, जो कि अपने एक गतिशील तंत्र के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और इसमें कई सेक्टर्स के जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विसेज की। तो जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि इकोनॉमी को हम मूल रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर ई का तात्पर्य इकोनॉमी से है। पहला सेक्टर 3 सेक्टर्स में बांटते हैं। तो पहले सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी कहते हैं, तीसरे को टर्शरी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कहीं ना कहीं जो संसाधनों की प्राप्ति है उससे संबंध रखता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की जो दक्षता जहां पर होती है, ऐसे सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो मूल रूप से इसमें एग्रीकल्चर है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, कोराइंग है, माइनिंग है, ये सारी बातें जो है वो प्राइमरी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इनके माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों को रॉ फॉर्म में प्राप्त करते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन करके और अपने लिए उसको उपयोगी बनाते हैं।
लेकिन जब हम इसको और बेहतरी की तरफ आगे लेकर के जाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उसका मैन्युफैक्चरिंग में ले जाता है, उसका उसको विनिर्माण में ले जाता है और उसमें वैल्यू एडिशन करता है, और उस वैल्यू एडिशन के परिणाम स्वरूप बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमको प्राप्त होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का काम मैन्युफैक्चरिंग पे है। और मूल रूप से जो अंतिम में टर्शियरी सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, ये इसको हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं या सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर जो है ये इन दोनों के बीच में एक सेतु का भी कार्य करता है और एक स्वतंत्र सेक्टर के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर एक सेवा की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक सेवा है जो कच्चे माल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। अब ये सेवा मूल रूप से आती तो टर्शियरी सेक्टर में है, इसकी जो गिनती है वो टर्शियरी सेक्टर में होती है, लेकिन ये फैसिलिटेट कर रही है। ठीक इसी तरह से जब इनका फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो इस प्रोडक्ट को बाजार में ले जाने का काम भी वही ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रही है, वही लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन सिस्टम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है और इन तीनों का समुचित विकास ही राष्ट्र की आर्थिकी को मजबूत करता है। तो मूल रूप से अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इन सेक्टर्स की समझ नितांत आवश्यक है और इन तीनों सेक्टर को हम फिर से कई इंडस्ट्रीज में विभाजित कर सकते हैं। हर सेक्टर में कई इंडस्ट्रीज हो सकती है और हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज होती है। तो इस तरह से मूल इकाई एक कंपनी हो सकती है। नीचे से अगर प्रारंभ करें, कई कंपनीज मिलकर जो एक तरह का उत्पाद बना रही है वह उस इंडस्ट्री को बनाती है और इसके बाद वे सारी इंडस्ट्रीज मिलकर एक सेक्टर को बनाती है और ये सारे सेक्टर एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि इकोनॉमी में, सेक्टर में, इंडस्ट्रीज और कंपनीज में कैसा संबंध है। तो इससे हम पाते हैं कि इनकी निर्भरता एक दूसरे पर किस प्रकार है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय। अब इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि वह अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो जनसंख्या की बात करना स्वाभाविक हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 1.408 बिलियन है आज की तारीख में, जो कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्याओं में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी जनसंख्या होने के नाते हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमारे पास वर्क फोर्स या लेबर फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगी। तो निस्संदेह है, जिसको हम जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफिक्स कहते हैं। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है। 65% आबादी युवा आबादी है, जो वर्किंग हैंड्स हमारे पास है, उतने विश्व में संभवतः अन्य किसी देश के पास नहीं है। तो मूल रूप से एक वर्किंग हैंड होना और उन वर्किंग हैंड्स में वर्क का होना, अर्थात क्रियाशील हाथों का होना और हाथों में किसी क्रिया या किसी कार्य का होना, ये दो बातें हैं। तो हाथों का होना डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, डेमोग्राफिक्स को बता सकता है, लेकिन हाथों में रोजगार होना या काम होना उस देश के डिविडेंड को निर्धारित करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को निर्धारित करता है। तो मूल रूप से हम जनसंख्या में निस्संदेह दुनिया में सबसे आगे है। अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो 476.67 मिलियन की लेबर फोर्स भारत के पास उपलब्ध है। और अगर हम देखें कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी बेरोजगार है, जो कि लगभग 28.5 मिलियन, एक बड़ी संख्या है। और इसका जो आंकड़ा है NSSO की रिपोर्ट्स के अनुसार 5.98% की हमारे पास अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं जिससे कि हम इस जो 5.98 की जो संख्या है इसको और अधिक कम कर सके और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सके और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। तो ये इसका पहला पहलू। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाउस होल्ड इनकम एंड पॉवर्टी। तो
लोगों का अर्जन क्या है, वे उनकी कमाई कैसी है, कितना वे कमाते हैं, क्योंकि क्रय शक्ति उनकी कमाई पर निर्भर करती है। तो उनकी क्रय शक्ति का अच्छा होना उस देश के लिए एक अच्छा सूचक है। तो अच्छी क्रय शक्ति, अच्छी हाउस होल्ड इनकम कहीं ना कहीं लो पॉवर्टी या कम गरीबी की तरफ इशारा करती है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमारी अभी जो इनकम है, मीडियम इनकम जिसकी हम बात करते हैं, तो ये 4704.84 डॉलर की इनकम पर हाउस होल्ड है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं। अगर हम मिनिमम वेज की बात करें डॉलर के टर्म्स में, तो 2.16 डॉलर की लगभग आय है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि 200 रुपए के आसपास एक औसत बैठता है। ठीक इसी तरह से जिनी इंडेक्स की अगर बात करें, जो आर्थिक विषमता का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, तो 0.36 का जिनी कोएफिशिएंट हमें बताता है कि अभी समाज में बहुत अधिक विषमता है, अर्थात धनी और निर्धन वर्ग में एक बड़ा भेद है, और उस भेद को दूर करने के लिए अभी कई प्रयासों को किया जाना बाकी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के नाते सरकार के दो दायित्व बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक ओर तो उन्हें अपने व्यवसाय को प्रोत्साहन देना होता है, व्यवसायियों को प्रोत्साहन देना होता है कि वे अधिक से अधिक निवेश करें और निवेश करके रोजगार के नित्य नूतन नए अवसरों को खड़ा करें, और इसी के साथ साथ उनको अपना ध्यान उस जनता जनार्दन पर देना होता है जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपने दीनहीन अवस्था में अपने को रखे हुए हैं। तो उनके लिए क्या सामाजिक लाभ उनके लिए दिया जा सकता है, उस पर उनका मुख्य ध्यान होता है। तो मूल रूप से हम पाते हैं कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो हमारी अभी भी वैश्विक पैमानों पर बहुत कम है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनी कोएफिशिएंट को भी हमें ठीक करने की आवश्यकता है। इसी तरह से जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, जो कि अंतर होता है एक्सपोर्ट्स, किसी देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो हम देखते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से बहुत अधिक है, और यह अंतर जो है वो 65.05 बिलियन का अंतर है। अर्थात हमें अपने किसी भी देश के लिए अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाता है कि उसके एक्सपोर्ट या उसके निर्यात अधिक हो और उसके आयात कम हो। तो जिस देश में ऐसी स्थिति होती है, उस स्थिति को हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसके विपरीत जब स्थिति बनती है, जो कि भारत की स्थिति के समानांतर है, उसको हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। तो भारत को अभी काफ़ी मेहनत करनी है इसको, ये जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको कम करने में। यद्यपि कुछ प्रयास जो सरकारी स्तर पर हुए हैं निस्संदेह प्रशंसनीय है। उदाहरण के लिए आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे मूव्स की बात करते हैं। तो ये कुछ निर्णय, नीतिगत निर्णय सरकारों के द्वारा जो लिए गए, उन्होंने एक आशाजनक प्रगति तो की है, किंतु अभी भी इसमें बहुत सुधारों की आवश्यकता है, जिससे कि इस स्थिति में बेहतरी लाई जा सके। आगे हम बढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक बड़ा इंडिकेटर होता है ये किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद एक सम टोटल होता है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, और इसमें हम नेट फैक्टर इनकम, अब्रॉड से प्राप्त होने वाली नेट फैक्टर इनकम को हम एक्सक्लूड करते हुए जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो जीडीपी है आज की तारीख में, ये 3.176 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिकन डॉलर में इसके माप को लिया गया है। जीडीपी पर कैपिटा की अगर बात करें, तो हमारी जो 2021 में जो इसका कैलकुलेशन हुआ था, उसके मानकों के अनुसार 2256.59 डॉलर पर कैपिटा जीडीपी है, जो कि जिसमें कि और बेहतरी आवश्यक है, क्योंकि विकसित देशों से ये बहुत पीछे है।
और आगे बढ़े। रियल ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो 2021 के ग्रोथ रेट में हमने पाया 8.7, और ये वेरी करता रहता है, लगभग 6% से 5% से 9% के बीच में, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग क्वार्टर्स में इसकी ग्रोथ रेट अलग अलग होती है। ये निर्भर करता है अलग अलग सेक्टर्स के परफॉर्मेंस पे, विनिर्माण के परफॉर्मेंस पे और इस तरह के अन्य इंडिकेटर्स पे। अब हम बात करते हैं डेट एंड इन्फ्लेशन की, कि कर्ज की क्या स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। तो अभी जो पब्लिक डेट है भारत के ऊपर, वो $2.98 ट्रिलियन है 2021 के एस्टिमेट्स के अनुसार, और ये जो है जीडीपी का 83.4% का हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा अंश है जो जिसको हम डेट की श्रेणी में रखते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 5.72 ये एक सूचक है। ये बताता है कि महंगाई है और नियंत्रण में है, लेकिन इसको नियंत्रण में रखना, आगे भी नियंत्रण में रखना नितांत आवश्यक है। अब मुख्य बात यह है कि इन सब आंकड़ों का हम करें क्या, इससे हमें लाभ क्या होगा। तो मूल रूप से जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कोई कंपनी जो भारत में प्रवेश करने जा रही है, इन आंकड़ों से क्या सार निकाल सकती है। तो पहला सार तो हम पाते हैं कि लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात देखते हैं, तो कोई कंपनी जब भारत में आती है तो ये हमारे लिए तो एक समस्या है, लेकिन कोई कंपनी जब भारत में आती है तो उसके लिए एक अवसर के रूप में होती है। एक अवसर कि उसे लेबर फोर्स, एक सस्ता लेबर फोर्स मिलेगा। दूसरा अवसर उनके लिए कि एक बहुत बड़ा बाजार है। क्यों? क्योंकि कमाने वाले अगर दो हाथ है तो खाने वाला एक मुख भी है, यह भी हमें देखना है। तो जितने लोग उतने मुख, और जितने मुख उतनी ही आवश्यकताएं, तो उसके अनुरूप उनके पास अवसर निर्मित होते हुए दिखते हैं। तो दो तरह के अवसर प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने हैं, जो कि इस इंडिकेटर से उनको पता चलते हैं, जिसको हम लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, या पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम जितनी अधिक होगी, जितनी तेजी से बढ़ रही होगी, ये एक सूचक होगा कि उस देश में आर्थिकी कितनी तेजी से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, और जितनी बेहतरी होगी उतना ही क्रय शक्ति को यह प्रभावित करेगी। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वह हाउस होल्ड इनकम का एक बड़ा हिस्सा होता है, और जब हमारी रियल इनकम बढ़ती है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है। जो खर्च करने योग्य जो हमारी क्षमता है, आय है, वह भी उसी के अनुरूप बढ़ती है, उसी के अनुपात में बढ़ती हुई देखी जाती है। तो यह एक दूसरा इंडिकेटर है। ठीक इसी तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक, इसी तरह हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अगर बहुत तेजी से अगर हम बढ़ रहे हैं, 8.7 का ग्रोथ रेट एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट माना जाता है, जो एक अच्छा सूचक है कि यह देश बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है। तो यहाँ पर निवेश हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, यह एक अलग इंडिकेटर है। ठीक इसी तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहाँ भी कंपनीज जो विदेश से आ रही है, मेक इन इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देकर हमारे एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने में देश के लिए मददगार हो सकती है। डेट एंड इन्फ्लेशन की स्थिति अगर नियंत्रण में है तो यह भी एक अच्छा सूचक है। तो इस तरह से हमने पाया कि अर्थव्यवस्था की समझ किस तरह से व्यवसाय और प्रबंधकों को के लिए लाभप्रद हो सकती है। इसके कई और पहलू है जिस पे हम विस्तार में चर्चा अभी करना संभव नहीं है, लेकिन संक्षेप में हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने कहा कि ये है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, इसका आशय क्या है। तो इसका हम आशय समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो जो इमर्जिंग इकोनॉमी किस तरह से, आर्थिक विकास को यदि समझना हो तो हम बताइए कि आर्थिक विकास जो है किस तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एडवांस या विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का जो कार्य करती है, वही आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है उन देशों के द्वारा जो अभी वर्तमान में लो लिविंग स्टैंडर्ड्स में जी रहे हैं और अब वे हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर तक ले जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको एक दूसरी प्रक्रिया के रूप में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस देश के समग्र स्वास्थ्य, वहाँ के वेलबीइंग और एकेडमिक लेवल और जनरल एकेडमिक लेवल वहाँ की जनसंख्या का बेहतर करें। तो एकेडमिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम लिटरेसी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। तो इस तरह से कई सारे पहलू देखने को मिलते हैं। वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस तरह से इसको परिभाषित करती है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि द प्रोसेस इन विच एन इकोनॉमी ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम मोर एडवांस्ड स्पेशली व्हेन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस आर इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से एक विपन्नता की स्थिति से संपन्नता की स्थिति तक हम जो यात्रा करते हैं, उसी यात्रा का नाम आर्थिक विकास है। तो मूल रूप से सभी परिभाषाएं एक ही तरफ अपना आशय प्रस्तुत करती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फीचर्स की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एक सतत चलायमान प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं हो सकता कि भारत ने एक बार प्रयास किया और एक बार विकसित देश बन गया, अब हमेशा वह विकसित देश बना रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता होती है और यह प्रयास सतत चलेंगे तभी यह संभव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेशनल इनकम को बढ़ाने में सहायक होता है। आर्थिक विकास जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही आर्थिक विकास ढांचागत परिवर्तनों को करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार ये मदद करता है नेशनल रिसोर्सेस को ठीक प्रकार से प्रयोग करने में। और आर्थिक विकास जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक या सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो किस तरह से संसाधनों का वितरण होगा, इस पर भी मूल प्रकाश ये डालता है आर्थिक विकास। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दो ऐसे पहलू है जो एक जैसे प्रतीत होते हुए भी एक जैसे है नहीं, और इनके अंतर को समझना व्यवसाय प्रशासन के और प्रबंधकों के लिए नितांत आवश्यक है। तो एक हम बात करते हैं ग्रोथ और दूसरे डेवलपमेंट की। सरल शब्दों में यदि इसे समझना हो तो जिस प्रकार एक बालक जब बड़ा हो रहा होता है तो उसकी लंबाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, ये सूचक होते हैं कि उसके शरीर में वृद्धि हो रही है। लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये एक सूचक है उसकी ग्रोथ का। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो विकास की जब हम बात करें तो विकास किस तरह से मापा जाएगा उस बालक का, कि उसका सीखने का स्तर कैसा है, उसका आईक्यू कैसा है, उसका ईक्यू कैसा है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कैसा है, उसकी सीखने की क्षमता कितनी है, कितना तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, अपने कार्यों को किस प्रकार वो कर लेता है। तो वहां से विकास मापा जाएगा। और बालक की जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली जो वृद्धि कर रहा है, उसको ग्रोथ से मापा जाएगा। तो इस सरल उदाहरण से हम अर्थव्यवस्था को भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ मूल रूप से वह है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं, मौद्रिक रूप से इसका मापन करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनाई जा रही है सारे सेक्टर्स के द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, किसी भी अर्थव्यवस्था के, जो कि एक गिवन पॉइंट इन टाइम हो रही है। तो यह मूल रूप से एक क्वांटिटेटिव मेजर है, जैसा कि यहाँ पढ़ पा रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर है, एक परिमाणात्मक या मात्रात्मक पहलू है ये इकोनॉमिक ग्रोथ। उदाहरण के लिए हम जीडीपी की जब बात करते हैं या जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मौद्रिक रूप में उसका मापन कर रहे हैं। तो इस स्थिति को हम इकोनॉमिक ग्रोथ की श्रेणी में, इन इंडिकेटर्स को हम उस श्रेणी में रख सकते हैं। वही जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यह कोई मात्रा या कोई संख्या नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है
जो बताती है कि किस तरह से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किस तरह से उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, और मात्रा बढ़ने के साथ साथ किस तरह से तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, और जो जीवन स्तर है वहाँ के लोगों का, जहाँ जिस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है वहाँ का, तो वह कैसा है, और साथ में जो वहाँ के संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हुए भी अलग अलग है, और उनको हमें अलग अलग ही समझना होता है। तो अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या आर्थिक विकास के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या उसके सूचक है। तो एक सूचक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक सूचक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक सूचक ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट। फिर आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन उस देश में है। इसी तरह से हम बात करेंगे लिटरेसी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और टेक्नोलॉजी की। तो ये जो कारक है बेसिकली जेंडर की बात करता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की। तो किस तरह से जो लिंग परक विकास है देश में वह कैसा हो रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स एक साथ मिल करके जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं। तो ये कुछ उसके सूचक हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बड़ी ही प्रचलित इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो कंट्री के औसत, किसी देश के औसत उपलब्धियों को दर्शाता है। इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया, इसको उपलब्ध कराया वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से सन 1990 में। और ये मूल रूप से 3 वेरिएबल्स पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, दूसरा ज्ञान का स्तर, और तीसरा जीवन प्रत्याशा की बात करता है, लॉन्जेविटी की बात करता है। तो किसी भी देश में इन 3 स्तरों पर यदि अध्ययन किया जाए तो उस देश के श्रेष्ठ होने का या बेहतर होने का प्रमाण पाया जा सकता है। तो यह मूल रूप से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखता है कि उस देश का जीडीपी पर कैपिटा कैसा है, ज्ञान का स्तर कैसा है लोगों का, और एडल्ट और ज्ञान का स्तर जांचने के लिए हम वहाँ पे जो वयस्क लोग हैं उनकी लिटरेसी या साक्षरता का रेट क्या है। और साथ ही उसमें हम 3 स्तरों पर देखते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी कक्षा 1 से 5, सेकेंडरी में हम कक्षा से 6 से लेकर 12 तक, और उसके बाद हम हायर एजुकेशन और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसको टर्शरी की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसके आधार पर हम नॉलेज का स्तर पता करते हैं। और लॉन्जेविटी की जब हम बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी और ये सारे इंडिकेटर्स हैं इनके माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं, इन सबका एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो कंट्री के कंप्लीट इकोनॉमिक या ओवरऑल डेवलपमेंट को ट्रैक करता रहता है। अब आगे बात आती है जीडीपी पर कैपिटा। सो ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डेवलपमेंट पॉपुलेशन के साथ पर कैपिटा कम होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि जीडीपी में भी सतत वृद्धि न हो, जैसे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ अपना लक्ष्य निर्धारित किए हुए, तो यह लक्ष्य इसीलिए समीचीन है और इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी सतत बढ़ती जा रही है। सतत बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जीडीपी का भी बढ़ना आवश्यक है। जीडीपी यदि बढ़ेगा
तो हमारा अंश और हर दोनों अगर सतत बढ़ेंगे तो यह जो अंतर है वह कम से कम होगा, और अंश अर्थात जीडीपी का बढ़ना अधिक आवश्यक है, हर का बढ़ना, डिनोमिनेटर का बढ़ना एक एक सीमा उसकी ड्रॉ करता है। तो मूल रूप से जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है देश के टोटल जीडीपी को भाग दे करके उस मिड ईयर की जो जनसंख्या है, जो मिड ईयर में जो देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यदि भाग दिया जाए तो जीडीपी पर कैपिटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अर्थशास्त्री है वो किसी देश की प्रॉस्पेरिटी या प्रगतिशीलता को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कि देखना चाहते हैं कि वहाँ की आर्थिक उत्पादकता कितनी है और वहाँ कितना वह देश प्रगतिशील है, तो इसके आधार पर वे निर्धारण कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से ग्रॉस रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं और जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये मूल रूप से कंपोजिट इंडिकेटर है जो मेजर करता है किसी भी देश की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या के औसत उपलब्धियां क्या है और वे औसत उपलब्धियां जेंडर वाइज किस प्रकार से डिवाइडेड है। तो उदाहरण के लिए हम दो मुख्य जेंडर्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल। तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः की ज़्यादातर देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, तो उसमें जो उपलब्धियां है वो अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, वही जो महिलाएं हैं वे कहीं ना कहीं वंचित हैं। तो उन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ये भागीदारी किस प्रकार है और किस तरह से ये अचीवमेंट आपस में डिवाइडेड है। तो इसकी जो बात करता है वो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स करता है। आगे जो हम बात करते हैं जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है वो महिलाओं के प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन्स किस तरह के हैं इस पे बात करते हैं। इसमें संसद में उस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, राजनीति में महिलाओं की पहुंच कितनी है, और साथ ही साथ उन कॉरपोरेट लेवल पे कितनी उनकी उपस्थिति है, ये सारे जो सूचक है ये कहीं ना कहीं हमारे जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की तरफ इशारा करते हैं। अब आपने जैसा कि समझने का प्रयास किया, ये सारे इंडिकेटर्स अगर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश विकास कर रहा है। और संक्षेप में कहे तो किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक जो ढांचा है वह उसका विकसित होना मूल रूप से आर्थिक विकास पर ही निर्भर करता है, और ये विकास के मूल धुरी को छूने का एक प्रयास होता है। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है और साथ में अन्य जो पहलू है जो संख्यात्मक नहीं है लेकिन फिर भी महत्व के हैं, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला, इस अंतर को, जैसा कि हमने कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हुए भी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों पृथक पृथक है। तो ये पृथक है तो किस प्रकार से एक दूसरे से पृथक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मूल रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज इन रियल आउटपुट, इसको मेजर करने का प्रयास करता है, इसके मापन का प्रयास करता है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उसकी जो तकनीकी का विकास और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर की बेहतरी, इन तीन मूल बातों पे ध्यान केंद्रित करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर बात करें तो आर्थिक वृद्धि जो है वह एक संकुचित कॉन्सेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वृहद कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्कोप की बात करते हैं तो ये जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो ये इसके इर्द गिर्द घूमता है।
जबकि यहाँ पर हमारा जो मूल ध्यान होता है वो किस तरह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जाए, शिशु मृत्यु दर को किस प्रकार कम किया जाए, साक्षरता दर को किस प्रकार बढ़ाया जाए और गरीबी को किस प्रकार खत्म किया जाए, इन सब पहलुओं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है। अगर टाइम पर्सपेक्टिव की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट टर्म है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के चलता है। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए ग्रोथ के पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, वही डेवलपिंग के लिए इन पर खरा उतरना एक चुनौती होती है। ठीक इसी तरह से इसको मेज़र करने की बात करें तो ये ग्रोथ जो है किसी देश के आगे बढ़ने, अपवर्ड मूवमेंट की ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर हम बात करते हैं रियल इनकम में किस तरह से अपवर्ड इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक इसी तरह से क्या चेंजेस तो एक्सपेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात होती है, यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के समन्वित या समग्र रूप से बात होती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ बहुधा ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। जिस प्रकार किसी बालक का, जैसे हमने उदाहरण लिया था, एक 5 वर्ष का बालक जब 8 वर्ष का हो जाता है तो उसके शरीर में वृद्धि, उसके भार का बढ़ना और तमाम इंडिकेटर्स, बॉडी मास इंडेक्स आदि का बढ़ना, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो स्वतः होता है। यद्यपि उसके लिए उसको भोजन आदि भी करना है, लेकिन तब भी ये स्वस्फूर्त प्रक्रिया है जो प्रकृति अनायासी कर रही होती है। ठीक इसी प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ भी है जो बिना प्रयासों के भी बहुत कुछ स्वतः होता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मैनुअल करना होता है और इसको अलग से प्रयास इसके लिए करने होते हैं। ठीक इसी तरह से ग्रोथ की बात करें तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक लिमिटेड है, जबकि ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास की इस अवधारणा को हमने आज समझने का प्रयास किया और इसको समझने के बाद हम आर्थिकी के अन्य पहलुओं को समझने के लिए स्वयं को तैयार कर पाए। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।